नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम कोई आम इतिहास की किताब नहीं पलटने वाले हैं, बल्कि एक बहुत ही सिनेमैटिक और रोमांचक यात्रा पर निकलने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं प्राचीन छत्तीसगढ़ की। मौर्य, गुप्त और वाकाटक, इन महान साम्राज्यों ने कैसे इस इलाके को अपना गढ़ बनाया, कैसे यहाँ सत्ता का खेल चला और कैसे एक बेहतरीन संस्कृति का जन्म हुआ, ये सब हम आज गहराई से डिकोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। थे भारतीय नेपोलियन, सिंधुगुप्त नृप अतिबली, बहुवीर नृपतियों की रही यही भूमि क्रीड़ा स्थली। ये शानदार पंक्तियां प्रसिद्ध कवि शुक्ललाल प्रसाद पांडे जी की हैं। जरा सोचिए, क्रीड़ा स्थली यानी ये जमीन दिग्गज सम्राटों के लिए किसी बड़े बिसात या प्लेग्राउंड की तरह थी। यहाँ समुद्रगुप्त जैसे पराक्रमी राजाओं ने अपनी ताकत का लोहा मनवाया था। ये सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये वो जमीन है जहाँ असली इतिहास गढ़ा गया। आज हम किन किन पड़ावों से गुजरेंगे, जरा उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे दक्षिण कोसल के उदय से, फिर चलेंगे मौर्यकाल और सीता बिंगरा की तरफ, उसके बाद प्राचीन सिक्के और व्यापार, फिर महाकांतार में समुद्रगुप्त का जबरदस्त अभियान, उसके बाद वाकाटक और गुप्तकाल की कूटनीति, और अंत में यहाँ की एक बहुत ही समृद्ध सांस्कृतिक विरासत। अब इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमारे दिमाग में एक टाइमलाइन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। हम लगभग 7 सदियों का सफर तय करने वाले हैं। ईसा पूर्व 3री शताब्दी का मौर्य साम्राज्य, ईसा की 4वीं शताब्दी का गुप्त साम्राज्य और 2री से 5वीं शताब्दी के बीच का वो दिलचस्प वाकाटक राजवंश। इन तीनों ने मिलकर इस पूरे क्षेत्र की नींव रखी थी। तो हमारे पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, दक्षिण कोसल का उदय। खैर, इतिहास को समझने से पहले हमें उस समय के भूगोल को समझना होगा। ये जो आज का हमारा आधुनिक छत्तीसगढ़ है ना, उसी को प्राचीन काल में दक्षिण कोसल कहा जाता था। और एक और नाम जो आप बार बार सुनेंगे वो है महाकांतार। महा और कांतार यानी विशाल जंगल। ये आज के बस्तर और कांकेर का वो घना वन क्षेत्र है जो उस समय किसी भूल भुलैया से कम नहीं था। इन दोनों नामों को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पड़ाव पर, मौर्यकाल और सीता बिंगरा। अब मौर्य साम्राज्य के विस्तार की कहानी तो आपने सुनी होगी, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। 273 से 236 ईसा पूर्व तक सम्राट अशोक का शासन था, और फिर हुआ कलिंग का युद्ध। एक ऐसा खौफनाक मंजर जहां 1 लाख योद्धा मारे गए, 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए, और इसका सीधा असर आधुनिक रायपुर जिले की प्रजा तक पहुंचा था। इसी भयंकर नरसंहार के बाद ही ये पूरा इलाका अशोक के विशाल साम्राज्य का एक मजबूत हिस्सा बन गया। लेकिन जहां एक तरफ युद्ध और विनाश हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कला भी अपने चरम पर थी। जरा इस शानदार दृश्य की कल्पना कीजिए। प्राचीन सरगुजा की हरी भरी वादियों के बीच रामगढ़ की पहाड़ियों को तराश कर बनाई गई सीता बिंगरा रंगशाला, ये भारत की सबसे पुरानी नाट्यशाला है। टिमटिमाते हुए तेल के दियों की रोशनी, दीवारों पर शानदार नक्काशी और पारंपरिक मौर्य पोशाक पहने कलाकार, एकदम जादुई माहौल। और यहीं दीवारों पर सुतनुका नाम की एक देवदासी के प्रेम की कहानी आज भी पाली लिपि में दर्ज है। क्या कमाल की बात है ना। चलिए अब कला से व्यापार की दुनिया में चलते हैं। भाग 3, प्राचीन सिक्के और व्यापार। अब जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 259। अकलतरा नाम की जगह से 259 चांदी के आहत सिक्के, जिन्हें हम पंच मार्क्ड कॉइन्स कहते हैं, वो जमीन के नीचे से मिले थे। अब आप ही सोचिए, इतनी बड़ी मात्रा में सिक्कों का एक साथ मिलना कोई छोटी बात तो है नहीं। ये इस बात का सीधा इशारा था कि उस दौर में यहाँ अथाह पैसा और संपन्नता थी। और बात सिर्फ 259 सिक्कों पर खत्म नहीं होती। ये दूसरी संख्या देखिए, 253। ये 253 चांदी के सिक्के ठठारी नाम की जगह से प्राप्त हुए। मतलब अकलतरा की खोज कोई तुक्का या संयोग नहीं थी। ये इस बात का पुख्ता सबूत है कि इस पूरे क्षेत्र में व्यापार का एक बहुत ही मजबूत और फैला हुआ नेटवर्क काम कर रहा था। जरा ठठारी की एक प्राचीन बाजार की कल्पना करें। लकड़ी की मेज पर रखी इन चांदी की आहत मुद्राओं को करीब से देखिए। इन सिक्कों पर बना ये मयूर यानी मोर का निशान सीधे तौर पर मौर्य साम्राज्य की शाही मोहर है। आसपास व्यापार करते लोगों की वो हलचल और ये सिक्के ये बताते हैं कि मौर्य काल के दौरान ये इलाका ग्लोबल ट्रेड का एक बहुत ही एक्टिव हब हुआ करता था। अब हम समय में एक बड़ी छलांग लगाते हैं। भाग 4,
महाकांतार में समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति का स्तंभ लेख हमें सम्राट समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ महाअभियान की एक बहुत ही सजीव तस्वीर दिखाता है। जरा उस मंजर को विजुअलाइज कीजिए। महाकांतार के वो घने जंगल, पेड़ों की मोटी छतरी से छनकर आती हुई सूरज की रोशनी और बीच से गुजरती हुई एक विशाल सेना, भालों और लहराते झंडों के साथ, सजे हुए हाथी पर सवार खुद सम्राट समुद्रगुप्त। सच कहूं तो ये एक ऐसा खौफनाक और शक्तिशाली दृश्य रहा होगा जिसने उस समय पूरे दक्षिण कोसल को हिला कर रख दिया था। और इस अभियान का असर क्या हुआ, ये जानकारी सब कुछ साफ कर देती है। समुद्रगुप्त ने कोसल के राजा महेंद्र को हराया, जो कि आज का रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग का इलाका है। फिर उन्होंने महाकांतार के राजा व्याघ्रराज को मात दी, यानी आज का कांकेर और बस्तर। आप देख रहे हैं कैसे ये प्राचीन राजा और उनके राज्य आज के हमारे आधुनिक जिलों के नक्शे पर एकदम फिट बैठते हैं। अब आते हैं हमारे 5वें हिस्से पर, वाकाटक और गुप्तकाल की कूटनीति। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पावर डायनामिक्स देखने को मिलता है। उत्तर भारत के जो गुप्त शासक थे वो खुद को महाराजाधिराज कहते थे, बहुत ही ग्रैंड टाइटल, जबकि दक्षिण के वाकाटक शासक खुद को सिर्फ महाराजा कहते थे। इससे साफ पता चलता है कि असली बॉस कौन था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त की बेटी प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से हो गया। इस एक शाही शादी ने दोनों साम्राज्यों की सीमाओं को आपस में ओवरलैप कर दिया और सत्ता का पूरा बैलेंस चुपचाप गुप्तों की तरफ झुक गया। लेकिन दोस्तों, और राजनीति में हमेशा सब कुछ शांति से नहीं निपटता। ये दौर भारी उठापटक और खून खराबे का भी था। हुआ यूं कि पहले नलवंशी राजा भवदत्त ने बस्तर के इलाके में वाकाटकों को बुरी तरह हरा दिया। फिर क्या था, वाकाटक राजा नरेंद्र सेन ने एक खौफनाक जवाबी हमला किया और इस प्रतिशोध की आग में वाकाटकों ने नल वंश की राजधानी को ही पूरी तरह से तबाह कर दिया और अपना क्षेत्रीय दबदबा वापस हासिल कर लिया। मतलब इस इलाके की सीमाएं लगातार हर युद्ध के साथ बदल रही थीं। और अब हमारे आखिरी और शायद सबसे खूबसूरत हिस्से पर आते हैं, एक स्वर्णिम सांस्कृतिक विरासत। इस युग की कला सच में अद्भुत थी। दक्षिण कोसल के किसी प्राचीन मंदिर का दृश्य सोचिए, जहां एक लिपिक पूरी एकाग्रता के साथ तांबे की प्लेट यानी ताम्रपत्र पर पेटी का शीर्ष, जिसे हम बॉक्स हेडेड ब्राह्मी लिपि कहते हैं, उसे उकेर रहा है। शर्भपुरीय और पांडुवंशी जैसे स्थानीय राजवंशों ने वाकाटकों की इस बेहतरीन स्टाइल को अपनाया। ये दिखाता है कि भले ही राजा आपस में लड़ रहे हों, लेकिन कला और संस्कृति का आदान प्रदान बहुत ही गहराई से हो रहा था। और इस सांस्कृतिक जुड़ाव का सबसे शांत और आध्यात्मिक रूप हमें देखने को मिलता है रायपुर जिले के तुरतुरिया में। यहाँ बौद्ध भिक्षुणियों के लिए प्राचीन विहार बनाए गए थे। बुद्ध देव की एक विशाल और बेहद शांत पत्थर की मूर्ति के सामने पूजा करती हुई भिक्षुणियों का वो दृश्य सच में भारत के उस स्वर्ण युग की कहानी कहता है। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? यहाँ आज भी, जी हाँ, आज भी महिला पुजारियों की एक अनोखी परंपरा चली आ रही है। तो इस पूरे सफर के बाद हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। जरा सोचिए, प्राचीन छत्तीसगढ़ में सदियों तक लगातार युद्ध होते रहे, साम्राज्य बनते बिगड़ते रहे, सीमाएं बदलती रहीं, लेकिन फिर भी इन सब ने विडंबना ही सही एक इतने शानदार, एकजुट और स्थायी सांस्कृतिक और कलात्मक स्वर्ण युग की नींव कैसे रख दी? संघर्ष के बीच इतनी सुंदर कला कैसे पनप सकती है? इस सवाल को मैं आपके विचारों के लिए छोड़ता हूं। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर से आपको इतिहास का एक बिल्कुल नया पहलू देखने को मिला होगा। ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।